आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। आज 5 के प्राइम टाइम में बात होगी कोरोना से, कैसे निपटा जाए कोरोना से। और जाहिर तौर पर तमाम जो गेस्ट होंगे वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ऐसे में किस तरह से कोरोना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तमाम जानकारी हम आपको देंगे। जाहिर तौर पर किस तरह से कोरोना को क्लीन बोर्ड करना है यह बताएंगे आपको। कोरोना जरूर होगा क्लीन बोर्ड, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा हमारे आपके हिंदुस्तान के हर नागरिक के सहयोग से। कोरोना को अगर पछाड़ना है तो सावधानी बरते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव का यही रास्ता है। अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो डॉक्टर के संपर्क में आए, सुझाव ले, होम क्वारंटीन रहे। इसी वजह से जो है कोरोना से जंग जीती जा सकती है। और बाकायदा वैक्सीन जरूर लगवाए, क्योंकि वैक्सीन से अगर आप लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंफेक्शन का जो डर है और जो असर है वो कम रहेगा। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जिन मरीजों, ये तमाम चीजें जो है मरीजों के लिए जरूरी है। तो जाहिर तौर पर आज डिटेल में इस बारे में डिस्कशन करेंगे। शो में हम आपको बताएंगे किस तरह से कोरोना को पछाड़ना है। हमारे साथ डॉक्टरों का वरिष्ठ पैनल जुड़ा है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी सत्येंद्र भाटी के पास, जो आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या रणनीति अपना रही है सरकार और कैसे कोरोना को दे रही है मात। वाकई सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार अगर कोरोना को हराना है तो किन किन बातों को हमको ख्याल रखना है। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन बातों का विशेषकर ख्याल रखना होगा। घर में सेल्फ आइसोलेशन के लिए जगह हो, अलग जगह हो, देखभाल करने वाला व्यक्ति वहां पर हमेशा मौजूद रहे ताकि आपकी वो देखभाल करता रहे। पूरे आइसोलेशन पीरियड में डॉक्टर के संपर्क में आप जरूर रहें। कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें और 60 साल से ऊपर वाले जो लोग संक्रमित हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही होम क्वारंटीन हो। किसी बीमारी से ग्रसित मरीज डॉक्टर की सलाह पर ही क्वारंटीन में रहे, अपनी मर्जी से नहीं। HIV, कैंसर थेरेपी के मरीज भी डॉक्टर की सलाह पर ही होम क्वारंटीन में रहें, अपनी मर्जी ना चलाएं बिल्कुल भी। संपर्क में आए हुए लोगों को हाइड्रोक्लोरोक्विन जरूर दें। कम या बिना लक्षण वाला मरीज परिवार के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाकर रखे। होम क्वारंटीन वाला कमरा हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज 3 लेयर का मास्क जरूर पहने ताकि बाकी लोगों में संक्रमण ना फैले। साथ ही साथ मास्क के गीला हो जाने पर या फिर 8 घंटे के बाद मास्क जरूर बदल लें। साथ ही मरीज का तीमारदार जब कमरे में जाए तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें वो, और मास्क को फेंकने से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करके फेंकें, उसको ऐसे ही ना फेंक दें। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज को पूरा आराम करना चाहिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही कोरोना संक्रमित को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी पीना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। साथ ही होम क्वारंटीन वाले मरीज हाथों की साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखें। मरीज अपने इस्तेमाल में आ रही चीजों को किसी दूसरे से साझा ना करें, जो चीज वो इस्तेमाल करते हैं वो किसी और को ना दें। साथ ही ऑक्सीजन लेवल और शरीर के तापमान की जांच करते रहें ताकि टेम्परेचर के बारे में पता चलता रहे। कम या बिना लक्षण वाला मरीज परिवार के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाकर रखें। अगर आप इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को मात जरूर दे पाएंगे आप। तो जाहिर तौर पर अब कोरोना को मात देना है, ऐसे में कैसे हम मात देंगे? हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल जुड़ा है, हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे, उनसे आपको रूबरू कराऊं। हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ जैन जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जो हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। साथ साथ संदीप गोविल जो मनोचिकित्सक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हापूराम चौधरी जो वरिष्ठ चिकित्सक है वो जुड़े हुए हैं। और साथ साथ हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सबसे पहले चलते हैं संदीप गोविल जी के पास। सर, ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया हम बंद कर देते हैं, नेगेटिविटी बंद कर देते हैं, तो जो एक पेशेंट है या फिर ये कहा जाए जो पेशेंट के जो तीमारदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, कैसे अपने आप को एक तरह से कहा जाए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखें? क्योंकि एक समय तक तो आप रख सकते हैं, कैसे पूरे दिन और अगले दिन और उससे अगले दिन भी इस तरह की मेंटालिटी रखे कि जो कोविड है वो कहीं ना कहीं कोई असर नहीं दिखा रहा है?
डॉक्टर संदीप गोविल, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संदीप जी से कुछ टेक्निकल इशू है। बात करते हैं डॉक्टर हापूराम चौधरी। डॉक्टर साहब, कोविड को लेकर एक बहुत ज्यादा भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, मैं चाहता हूं उनको एक तो आप दूर करें, साथ साथ एक कोविड प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को अगर कोविड भी हो गया है तो डरने की अगर क्या बात नहीं है, और क्या क्या मेडिसिन जो है जो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए कि यही मेडिसिन खाए, इससे जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। अपने को डरना नहीं है, सावधान रहना है। बाहर निकलते समय मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, बिना चिकित्सक के सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, बुखार को हल्के में नहीं लेना है। और आजकल एक ऑक्सीजन को लेके, सैचुरेशन को लेके बहुत पैनिक और हाइप तो मचाया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ऑक्सीजन लेवल जब 90 से नीचे, सैचुरेशन जो है SpO2 का जब 90 से नीचे आने लगे तो थोड़ा सतर्क होना है, उससे पहले हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। लेकिन सर कई बार ये भी देखा जा रहा है कि जैसे अगर 90 से नीचे भी ऑक्सीजन लेवल आ गया है तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश भी जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी मेडिसिन है। क्या जो रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, इसके अलावा फेबिफ्लू है, क्या यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब हैं? क्या कोविड को लेकर कोई प्रोटोकॉल है कि ये तमाम मेडिसिन अगर आप खा लेंगे, वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको कभी कोविड नहीं होगा, या होगा तो कोई असर नहीं होगा उसका? रेमडेसिविर जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं है, इसका बिना मतलब के हाइटों को मचाया जा रहा है। WHO भी इसको नकार चुका है, विभिन्न वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी इसको नकार चुके हैं। अभी मेरा कोविड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है नागौर में, राजस्थान में, मैं मेरे परिजन को खोया कोविड रेमडेसिविर लगाने के कारण, परिजनों की जिद के कारण उनको रेमडेसिविर लगाया गया और वो नेक्स्ट डे एक्सपायर हो गए। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है रेमडेसिविर को बहुत लेकर। ज्यादा भ्रांति फैली है। रेमडेसिविर बिना मतलब की कालाबाजारी क्रिएट की जा रही है, बिना मतलब का पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। रेमडेसिविर सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड में ही इफेक्टिव है, प्रभावी है। जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें ही रेमडेसिविर प्रभावी है, ये जीवन रक्षक नहीं है। इसमें अभी एक तो एनोक्साप्रिन जो हेपेरिन का है मेडिसिन, और स्टीरॉइड होता है डेक्सामेथासोन या कोई भी स्टीरॉइड, यही अभी जीवन रक्षक बन रहे हैं। और ऑक्सीजन को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है जी। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से या अपन फिजियोलॉजी के हिसाब से जो अपन हवा अपन अंदर लेते हैं सांस के द्वारा, उसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो प्योर फॉर्म में 21% होता है, 21% होता है जी। 79% नाइट्रोजन होता है। तो अब अपन देखते हैं कि लोग लगातार जबरदस्ती ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर पैनिक हो रहे हैं। कई जो नौसिखिए हैं या कई हॉस्पिटल्स में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जो भी कहें अपन, परिजनों के दबाव में कह दो, हड़बड़ाहट में कह दो, जो प्योर ऑक्सीजन दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं हेल्डेन इफेक्ट उत्पन्न करके शरीर में उल्टी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पैदा करता है। जी ठीक है। डॉक्टर सौरभ जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौरभ जैन, आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर हापुराम ने बताया है कि रेमडेसिविर की जिस तरह से डिमांड की जा रही है वो इतनी कारगर नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि बल्कि उससे जान का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। क्या कहा जाए, जो मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो सभी के जहन में एक ही बात आती है कि शायद अगर इसको रेमडेसिविर मिल जाएगा तो इसकी जान बच जाएगी। सच्चाई क्या है आप भी जरा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास भी आते हैं डॉक्टर साहब कि कहीं से रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दीजिए, हमारा मरीज यहाँ पर भर्ती है वो मिल नहीं पा रहा है, भले ही ब्लैक में दिलवा दीजिए। तो लोगों के जहन में ये बात आखिरकार क्यों बैठ गई है? क्या आपको लगता है जब ये इतना कारगर ही नहीं है तो लोग इसकी डिमांड इतनी क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि ये एक एंटीवायरल दवाई है रेमडेसिविर, जो कि अब चूंकि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इससे परेशान चल रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको इमरजेंसी यूज के लिए पहले अप्रूव किया हुआ था कि इमरजेंसी यूज है। हमारे पास इतने रिसर्च पेपर्स डाटा नहीं आए अभी तक, तो आप इसको इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसके लिए ही ये रेमडेसिविर जो है शुरुआती दिनों में दिया जाए तो इफेक्ट देखा गया था कि कई मरीजों में इसका इफेक्ट आया, कई में नहीं भी आया, मिला जुला असर था इसका, तो इसलिए ये दवाई इस्तेमाल की गई। फिर अचानक से हमने देखा कि मार्च के महीने से एकदम सडन राइज आए, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो लोगों में थोड़ा पैनिक
क्रिएट होना शुरू हो गया, तो इस दवाई को लेके कालाबाजारी शुरू हो गई, फिर मिल नहीं रही है तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत तरीके की भ्रांतियों के पीछे लोग पड़े हुए थे, जैसे ये दवाई है तो रामबाण इलाज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही WHO ने इसकी इमरजेंसी यूज का भी उन्होंने हटा दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये दवाई इतनी कारगर नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो उन्होंने तो अपने प्रोटोकॉल से इसको इस्तेमाल करने के लिए ही मना कर दिया है। तो ऐसा देखा गया, उनके पास 1 साल के भी डेटा आ गए थे, तो इसकी बेसिस पे उन्होंने फिर इस चीज को बता दिया कि ये दवाई इतना कारगर नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अननेसेसरी लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं इस वजह से, और ऐसा लग रहा है कि ये दवाई मिल गई तो ठीक हो जाएंगे, नहीं मिली तो मर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी जो है, इसके लिए बेसिकली अभी तक जो प्रूवन दवाइयां आई हैं, एक तो अपना स्टेरॉइड्स हैं जो हम दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, और दूसरा जो खून पतला करने की दवाई आती है वो, और ऑक्सीजन। ये 3 चीजें। डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड का आपने जिक्र कर दिया था, स्टेरॉइड में तो डेक्सामेथासोन भी आती है। कई डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर से तो कहीं ज्यादा बेहतर डेक्सामेथासोन है, लेकिन लोग उस पर यकीन इसलिए नहीं करते। रेमडेसिविर का जो MRP है वो ज्यादा है, डेक्सामेथासोन का जो इंजेक्शन है वो सिर्फ 10-12 रुपए मिल जाता है। देखिए, ये ब्रॉड टर्म मैं इस्तेमाल करूंगा, ये कौन सा स्टीरॉइड क्या है ये डॉक्टर्स का काम है डिसाइड करना। न्यूज चैनल पे हम इस बारे में डिटेल नहीं करते, लोग नहीं तो सीधी कालाबाजारी शुरू कर देंगे अभी, तो ये गलत इंप्रेशन में नहीं डालना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टीरॉइड्स है वो अलग अलग तरीके के आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। कब किस मरीज को कब शुरू करना है और कितने दिन देना है, ये एक स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो उनकी सलाह के बिना ऐसे नहीं लेना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं स्टीरॉइड खाना अपने मन से, तो वो बहुत घातक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है। एक बार आप को लक्षण आते हैं, बुखार आता है, आप प्लीज टेस्ट कराइए। टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे ना तो आपको बीमारी गंभीरता से नहीं लेंगे लोग। लोगों को लगता है 1-2 दिन बुखार आया चला गया, क्या करना है टेस्ट करा, और वो लोग दूसरे को फैलाते रहते हैं। तो ऐसी करके ही संक्रमण की चेन जो है चली आ रही है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर संदीप गोविल भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, मनोचिकित्सक हैं। सर, ये जो एक तरह से पैनिक क्रिएट हो रहा है, एक तरह से कहा जाए कि रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, ये तो हर किसी के एक मुख पर ये बात आ गई, यानी हम एक आम आदमी भी अब डॉक्टर बन गया है कि ऑक्सीजन, उसको सारा कुछ पता लग गया कि ऑक्सीजन इतना लेवल कम हो जाए तो जो है ये हो जाएगा। ये जो सारी धारणा एक तरह से जनरेट की जा रही है या पैनिक क्रिएट हो रहा है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है, अगर मान लीजिए घर पर हैं तो अगर गलती से हमने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लिया तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आजकल खबरें इतनी नेगेटिव हो रही हैं, या कहीं ना कहीं सजेशंस इस तरह के आ रहे हैं, या खबरें अखबारों में आ रही हैं या टीवी चैनल्स पर। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा, इससे कैसे बचे, क्योंकि हमें सही जानकारी लेना बेहद जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल हमें पता होना चाहिए या डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तो भ्रांतियां फैल रही है। एक तरह से कहा जाए, एक तरह से कहा जाए, जो चीज हमें जो गलत है वो हम फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली एक तरह से भेड़ चाल चल गई है कि हमको जो है ये रेमडेसिविर के पीछे ही भागना है या ऑक्सीजन के पीछे ही जाना है। तो ये सब उसमें अपना भावनाओं के प्रति, अपने मरीज की जान बचाने के प्रति सब लोग लग जाते हैं। और ऐसे में जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जो गाइडेंस दे सकते हैं, उनके गाइडेंस के बिना ही अपना मीडिया से, यूट्यूब से देख के हम सब लोग इलाज करने लग जाते हैं, जिससे बीमारी और घातक रूप ले लेती है। कई बार लोग अपने आप रेमडेसिविर छोड़िए डेक्सामेथासोन भी दे देते हैं, जबकि उसका एक देने का एक पर्टिकुलर टाइम है, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन उससे भी कई नुकसान ऐसे मरीजों में देखे गए हैं कि लोग अपने आप ही यूट्यूब से देख के, गाइडलाइन पढ़ के खुद ही इलाज करने का प्रयास करते हैं। तो पैनिक सिचुएशन में, पैनिक बटन में, पैनिक माहौल में आके अपने परिवार वाले के प्रेम में करके लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें, धीरज बनाए रखें और सही डॉक्टर की सलाह लेके उस पर ही कार्य करें। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर आपने कहा धीरज बना के रखें, कई हम पेशेंट्स को ऐसे जानते हैं कि जो 5-6 दिन अपने घरों में रहे और वो क्रिटिकल हो गए, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो एक तरह से कहा जाए उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो कोलैप्स कर गए। तो ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो और एक तरह से कहा जाए सोशल मीडिया पर एक सही जानकारी उपलब्ध हो, और ये कैसे संभव है कि या तो सरकार बहुत नियंत्रित करे कि कोविड से रिलेशन में कोई आप जो है गैर जिम्मेदाराना जानकारी नहीं पोस्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक सजेशन है जिसकी शायद थोड़ा सा इससे फर्क पड़े? जरूर, बिल्कुल जरूर, क्योंकि कई लोग, मतलब सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली, जो किसी को नहीं पता है उसको वो आगे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।
हम सबको रिस्पॉन्सिबली इसको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ममता, जिस तरह से लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लोगों को अब तसल्ली हुई इस बात की कि भाई ठीक है, महामारी है, बीमारी है, लेकिन इससे लड़ना है और जीतना भी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो कि अगर आपको हो गया है कोविड तो अब इसका इलाज नहीं होगा, ना इलाज हो गए हैं आप, जीवन नहीं बचेगा। किस तरह की बातचीत होती है आपके लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए अगर अस्पतालों में लोगों की बात करें तो लगातार संक्रमण जिस तरीके से लोगों के ऊपर हावी है, अपनी चपेट में ले लिया है, उसको लेकर लोग डरे हुए हैं। क्योंकि अगर अस्पतालों की बात करें तो लगातार उनको ऑक्सीजन को लेकर, चाहे बिस्तर को लेकर लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लोगों में डर बैठ गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोरोना से संक्रमित होते हैं तो शायद उनको सही उपचार नहीं मिल पाएगा। हालांकि अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो पूरी कोशिश सरकार कर रही है कि तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएँ। लगातार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसको लेकर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वहां से भी खबरें आ रही हैं। तो ये जो तमाम खबरें जनता के बीच जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, बिस्तर को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए हैं, याचिका दाखिल हो गई है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में पैनिक होना स्वाभाविक है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को थोड़ा सा भी संक्रमण हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रहा है, डर जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि मुमकिन है कि जब वो अस्पताल जाएंगे तो शायद उनको वो उचित उपचार नहीं मिल पाएगा जिसकी उनको ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि लगातार उनमें जो खौफ का एक माहौल क्रिएट हो चुका है वो बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान मुमकिन है, हो जाएगा। ऑक्सीजन हालांकि 490 मीट्रिक टन जो है दिल्ली सरकार को मिल रहा है और 900 से ज़्यादा की डिमांड है दिल्ली सरकार की। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन है कि जल्द ही दिल्ली सरकार की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संक्रमण की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अस्पताल लिमिटेड है, बेड लिमिटेड है। चलते हैं और जरा उनसे ये समझते हैं, डॉक्टर साहब ठीक है बीमारी है, लेकिन जो लोग कोविड से पॉजिटिव हो भी जा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्राइमरी तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना चाहिए और क्या क्या उनको उपचार लेने चाहिए? जैसा कि मनोचिकित्सक सर ने बताया, सबसे पहले धीरज रखें, हड़बड़ाहट नहीं करें। ये अदृश्य वायरस है, अदृश्य जंग है, हम लोगों को सामूहिक रूप से लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, चिकित्सक कर्मी हैं, उन सब पे अपने को भरोसा रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मरीज के परिजनों का सहयोग भी इसमें बहुत जरूरी है जी। मरीज को भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आधा दुख तो, आधी तकलीफ या आधा मर्ज तो मरीज को अपन मोटिवेट कर ही दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, एकदम एक साथ जरूर आपातकाल स्थिति आई है, लेकिन सब समस्याएं निपट जाएगी। मई 20 मई तक ये सब समस्याएं निपट जाएगी। आप चिंता नहीं। ऐसा हो डॉक्टर साहब जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीनेशन, अगर कोई वैक्सीन लगवा रहा है तो क्या ये गारंटी है कि उसको कोविड नहीं होगा, या उसको अगर होगा तो उसकी इम्यूनिटी जो है इतनी बूस्ट हो चुकी होगी कि उसको जो है इसका असर जो है वो कम होगा, या बिल्कुल नहीं होगा? बहुत प्रभावी तरीका है बचने का, बट कोविड से, वैक्सीन से ज्यादा आप अपने जो तौर तरीके हैं उनसे ही आप बच सकते हो। वैक्सीन कभी गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी वैक्सीन जो है 80-90% चांस है कि प्रोटेक्शन करेगा आपकी कोविड से बचने का। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा लिया है तो मास्क नहीं पहनना है या फिर लोगों से दूरी नहीं बना के रखना है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल अभी बना के रखने की बात करी जा रही, तो ये हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोविड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं तो खुद अपने साथियों में और कई और लोगों को देख रहा हूँ आए दिन, जो वैक्सीनेशन के बाद भी उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया है। बट अच्छी चीज ये है, अभी तक जो 99.9% लोग बिल्कुल माइल्ड केस में ही ठीक हो रहे हैं, उनको ज्यादा बीमारी नहीं हो रही है। लंग तक जो निमोनिया और जो हम बोलते हैं ना कि निमोनिया अटैच हो गया है, जो सीटी स्कैन में चेंजेस आने लगते हैं, ऐसा देखने को बहुत कम लोगों को मिला है। तो इसका मतलब तो वैक्सीनेशन ये कहा जाए कि 90% तक प्रभावी है, एक तरह से कहा जाए। अगर हम लगवा लेते हैं तो बहुत उसका फायदा होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं दिन रात कोविड पेशेंट, मैं एचआईवी फिजिशियन हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जिनका इवन सिंगल डोज भी लगा है, अगर दूसरा डोज भी नहीं हो पाया, इसके बीच भी अगर वो संक्रमित हो गए, उसके बावजूद भी अधिकतर लोगों में बहुत कम संक्रमण हुआ है, बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेशन तक नौबत नहीं आई जी। है। तो एक डोज के बाद में अगर इतना इफेक्टिव है तो दोनों डोज के बाद तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव जी ठीक है। संदीप गोविल, डॉक्टर संदीप गोविल, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अगर किसी को भी कोविड हो जाता है, कोई भी ऐसी संक्रमित हो जाता है इस बीमारी से, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये सोच चलने लगती है, ऐसे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। अपने चित्त को शांत रखने के लिए और मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए? क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? क्या क्या चीज़ उनको देखनी चाहिए? कैसी बातें सुननी चाहिए? क्योंकि नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे विचार भी नेगेटिव ही हो जाते हैं। उनको क्या क्या करना चाहिए ताकि वो प्रसन्न रहें? आप पहली बात तो घबराएं नहीं, अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें जी। प्राणायाम को अपने जीवन शैली में डाल लें। ज़्यादा कहीं पैनिक ना हो, अपने घर पे ही व्यायाम करें, पानी का मात्रा सही लें और सही समय पे डॉक्टर से सलाह लें। जी। एक किसी फिजिशियन को जिनको दिखाते थे उनसे सलाह लेकर उसकी गाइडेंस के अनुसार चले। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हमको गैर जिम्मेदाराना भी नहीं होना है अपने प्रति। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगा संदीप जी, ये जो स्थिति पैनिक वाली हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये क्यों हो रही है कि एकदम कोविड हो रहा है, हम डर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं माहौल हमारे आसपास ऐसा है कि हमें वो चीजें गलत होती दिख रही हैं, या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? नहीं, इसके लिए देखिए जिम्मेदार कोई भी नहीं है, हम खुद ही हैं। लेकिन इसके जिम्मेदारी कई फैक्ट भी हैं। ऐसा खबर सुनते हैं कि उनका ऐसा हो गया, उनको सीरियस हो गया, पड़ोस में कोई रिश्तेदारी में, तो उससे मन में काफ़ी व्यथित हो जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, एनालिसिस करके देखें, तो डेली हम 25,000 केस होते हैं और उसमें से कुछ 200-300 लोगों का ही सीरियस मैटर हो रहा है। तो परसेंटेज वाइज इट इज़ हार्डली 1%। तो जो कि बहुत तो आपको कम कहना है कि इस तरह की जो पहले जो बीमारियां हैं, जो चल रही है बीमारियां, अगर उनका आंकड़ा निकाला जाए तो भी इतनी मौतें यूजुअली होती है। अब थोड़ी, क्योंकि इससे ही ज्यादा दिख रही हैं, इसलिए ऐसा सब पैनिक हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन अपने मन को शांत रखें और अपना जो इम्यूनिटी है वो शांत मन में ज्यादा बेहतर रहती है। तो अपने डेली शेड्यूल को, अपने एक्सरसाइज को, स्ट्रेचिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को थोड़ा सा बढ़ा लें। जी ठीक है। डॉक्टर सौरभ जैन, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर संदीप गोविल बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले डेथ नहीं होती थी, बीमारी से लोगों की जान पहले भी जाती थी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो या फिर तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनसे लोगों की जान चली जाती है। लेकिन लोग इसलिए ज़्यादा डर रहे हैं कि एक ही बीमारी की वजह से लोगों की जान ज़्यादा जा रही है, और कहीं ना कहीं वजह यह भी है चूंकि ये पूरी तरह से न्यूज़ में बना रहता है। इससे पहले लोगों को मतलब नहीं होता था कि एक्सीडेंट से कितने लोगों की जान गई है, किस बीमारी से कितने लोगों की जान गई है। लेकिन अब साहब कोविड का आंकड़ा हर कोई देखता है और उनको लगता है कि साहब इसमें तो बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। क्या ये भी एक अहम वजह है कि जिसको लेकर लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं? डॉक्टर सौरभ जैन, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर सौरभ जैन, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल ये है, जैसे डॉक्टर संदीप गोविल ने कहा है अभी कि ऐसा नहीं है कि बीमारियां पहले नहीं थी या उन बीमारियों से डेथ नहीं होती थी, डेथ उनसे भी होती थी, लेकिन अब चूंकि कोविड की वजह से ज्यादा हो रही है और तमाम खबरों में कोविड से कितनी मौत हुई, कितने लोग संक्रमित हुए, ये सब चलता रहता है, सबको आंकड़े पता होते हैं, तो इस वजह से लोग ज्यादा डर रहे हैं। एक वजह ये भी है। ऐसा नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा मौतें ट्यूबरकुलोसिस वाली बीमारी से हमारे भारत देश में डेली की डेली होती हैं। बट चूंकि ये बीमारी लंबे टाइम से चली आ रही होती है, धीरे धीरे चल रही होती है, मरीज ठीक हो रहे होते हैं, कुछ लोग मर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे न्यूज चैनल में नहीं आता, लोग न्यूज पेपर कवर नहीं करते, लोगों को पैनिक नहीं होता। और कोविड का ये है कि एकदम से आई है बीमारी और एकदम से ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है और एकदम से लोग मर रहे हैं। अगर केस फैटेलिटी रेट जो हम देखें 1 से 2% है, तो वो कई बीमारियों का इससे ज्यादा है। बट लेकिन वो टाइम लंबे ड्यूरेशन में ऐसा होता है तो उस टाइम हम पैनिक नहीं करते। अब ये शॉर्ट टाइम में हो रहा है इसलिए लोग पैनिक कर रहे हैं और इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो रहा है कोविड तो ठीक भी लोग हो रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि 80 से 90% जनता बिल्कुल ठीक हो रही है। तो बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो चलते हैं ममता के पास। ममता, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, आंकड़ा बताइए कितने लोग ठीक हो रहे हैं? और ऑब्वियसली ये तो आंकड़ा, जैसे कोई डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि दूसरी बीमारियों से भी लोग मरते हैं, लेकिन उनके आंकड़े अगर हम रोजाना ऐसे देने लग जाएं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वहां भी पैनिक हो जाएगा।
तो एक तो पैनिक नहीं हो, इसके लिए जो है वो आपकी भी एक्सपर्ट से बात हुई होगी, वो क्या सजेशन देते हैं वो बताइए। प्लस आंकड़ा मुझे बताइए कि किस तरह से जो लोग रिकवर करे, कल दिल्ली में भी 350 ज्यादा मौतें हुई हैं, करीब करीब जितने केसेस थे उतने ही जहां तक है उतने ही लोग थे जो रिकवर भी हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या दिल्ली में 27,000 के पार थी, और अगर रिकवरी की बात करें जो ठीक होकर अपने घर वापस गए तकरीबन 25,000 के आसपास का उनका आंकड़ा है। मौतों का 350 से अधिक का आंकड़ा था, यानी कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर लोगों में खौफ की बात करें तो शायद उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही। उनको ये तो पता चल रहा है कि 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, भारी संख्या में लोग बीमार हैं, लेकिन शायद उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि 25,000 के आसपास लोग रिकवर भी हो रहे हैं। इस खबर से शायद अनजान है, और यही वजह है कि उनमें पैनिक का जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद इलाज सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, यानी कि अस्पतालों में इलाज तो हो रहा है, सरकारें इंतजाम तो कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों में पैनिक ना हो, लोगों को सही तरीके से उपचार मिले और ठीक होकर घर जाएं। शायद खबर की कमी है, लोगों को सही खबर नहीं पहुंच पा रही है, या यूं कहें ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से उनमें डर का जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है। जहां तक लोगों का सवाल है कि उनमें खौफ ना हो, तो उनको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कोविड को लेकर जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है उसका पालन करें, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एक तरह से कहा जाए माना जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तमाम हमारे साथ आप लोग गेस्ट जुड़े, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों क्या क्या करना है हम सबको पता है, करना यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, करना यह है कि पैनिक नहीं होना है, करना यह है कि जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन बताई हैं वो खानी है, और करना यह है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को मोटिवेट करना है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि हम 5 के प्राइम टाइम में जो डिस्कस कर रहे थे, कोविड को हमें हर हाल में हराना है और हम जरूर हराएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं और सत्येंद्र भाटी आपसे लगातार हर वीक इसी तरह से लगातार जुड़ते रहेंगे और आपको तमाम जो वरिष्ठ पैनल है उससे रूबरू भी करवाएंगे और किस तरह से इस बीमारी से दूर रहना है ये भी बताते रहेंगे। धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।